नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ही पैकेज में 3 तहलका खेज़ पैकेज लेके आया हूँ। तीनों छोटे छोटे हैं लेकिन इंतहाई अहम तरीन है। करंट जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, उससे मुतल्लिका भी हैं और जो दूसरे हमारे दुश्मन ममालिक पाकिस्तान के बारे में बकवासात करते हैं उसके बारे में भी हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये क्लिप देखने के बाद इंशाल्लाह ताला और ये तहलका खेज़ प्रोग्राम देखने के बाद आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरी मेहनत का आप एटलीस्ट इतना सिला दिया करो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, नाइस कमेंट किया करो, ताकि मैं जो ये मेहनत करता हूँ, जिन लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, मुल्क दुश्मनों तक या उन लोगों तक जिनके लिए ये स्पेशली तौर पे मैं क्लिप्स बनाता हूँ, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ये पैगाम उन तक जाएगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि इमरान खान साहब पहले दौरे पे गए थे सऊदी अरेबिया और उन्होंने कहा था 3 महीने में मैंने कहीं भी विजिट नहीं करना, पहले मुल्क के हालात ठीक करने हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सऊदी अरब चले गए। उन्होंने सऊदी अरब को बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। सऊदी अरब भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है, हमेशा उसने हमारा साथ दिया है। और उसके बाद जो उम्मीद लेकर गए थे, तो मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, मैं तरीके इंसाफ का रुकन हूँ लेकिन मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जो उम्मीद लेके गए थे उसमें पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मायूसी उठानी पड़ी, कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि पिछले जो हमारे हुक्मरान रहे हैं उन्होंने इतना रिकॉर्ड ख़राब किया हुआ पाकिस्तान का कि कोई मुल्क आसानी से पाकिस्तान या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करता मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि अब सऊदी वफद आएगा तो फिर कुछ हिलानात होंगे, लेकिन सऊदी वफद भी आया और आके चला गया, कुछ हिलानात नहीं हुए। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको ये सारी और इस सारी गेम के बारे में भी सारा बताऊंगा, कैसे पाकिस्तान को अचानक फ़ोन कॉल आई। हामिद मीर साहब ने जो ये रिवील किया है कि सऊदी जो वलीअहद हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने खुद कॉल करके इमरान खान साहब को बुलाया और उन्हें 3 साल तक के लिए $3 अरब सालाना जो है पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। यानी वो फ्री में पेट्रोल देंगे और उसकी जो इनकम होगी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान कमाएगा, वो सारे के सारे पैसे पाकिस्तान के खजाने में जाएंगे। इसका मतलब है कि $3 अरब सालाना एक किस्म की वो मदद हो गई और उसके अलावा $3 अरब वो पाकिस्तान के खजाने में रखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये $12 अरब का जो पैकेज मिल रहा है, इसके ऊपर कोई सूद नहीं होगा किसी किस्म का। पाकिस्तान को जैसे 6 अरब रुपया पिछले कर्जों पे रोज़ का देना पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया सऊदी अरब का कि उन्होंने ये इतना बड़ा काम किया। लेकिन थोड़ा सा मैं सच भी बयान करूँगा, थोड़ी हकीकत बयान करूँगा। तो मैं अपने सऊदी भाइयों को भी ये बताऊंगा कि आप लोगों को भी अभी जैसे एहसास होना शुरू हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम देख के आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक तो मेरा आज का ये टॉपिक है। दूसरा मेरा टॉपिक है कि इंडिया वाले भोंग के पागल हो गए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक आज तक किसी पाकिस्तान के, मेरा चैलेंज है मेन स्ट्रीम मीडिया से, कोई एक चैनल भी मुझे ऐसा नहीं नजर आया जो पाकिस्तान का सही 100% पक्का और सच्चा वफादार हो। उनका काम बनता था, मैं अगर एक आम पाकिस्तानी शहरी जो है एक इंग्लैंड में रह के अपने काम छोड़ के भी मैं ये सारा कुछ डिग आउट कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, तो ये करोड़ों अरबों रुपया कमाने वाले चैनल जिन्होंने पिछली दौरे हुकूमत में 40 अरब रुपया सिर्फ इन चैनलों ने वसूल किया, ये तो वो था जो इश्तिहारात की मद में था, लेकिन उसके अलावा गिफ्ट जो इन्हें मिले होंगे वो भी बहुत थे। तो मैंने इंडिया का मुंह तोड़ने के लिए, उनके सर पे जूते लगाने के लिए, उनके मुंह से, आपको पता है मैं जो भी प्रोग्राम तैयार करता हूं अपने मुंह मियाँ मिठू वाले प्रूफ नहीं मैं देता, मैं हमेशा दुश्मन के मुंह से ये प्रूफ करता हूं कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, एक पाइंदा कौम है। इमरान खान साहब एक अजीम लीडर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी जो है वो दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इसी तरीके से एक तीसरा पैकेज भी है, वो मैं थोड़ा सीक्रेट रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि इस बड़े ज़बरदस्त पैकेज जिसमें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस भी हैं, इससे पहले मैं ये कुरान पाक की आयात मुबारक जैसे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ और हदीस मुबारक भी आपको बताऊंगा। तो इस सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मैं जंग लड़ रहा हूँ अमली तौर पे गुजर खान में एक कब्जा माफिया है,
آصف قریشی صاحب ہیں، جنڈ نجار گجر خان سے ان کا تعلق ہے. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گجر خان سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. ان کا جو قبضہ مافیا گینگ ہے جو غریب مسکین لوگوں کی جگہوں پہ قبضے کرتا ہے، وہ خود اشٹام فروش ہیں، خود ہی اشٹام رجسٹرڈ کیا، خود ہی ایشو کیا، اسے بھرا اور کسی کی بھی جا کے جگہ پہ قبضہ کر لیا. میرے پیارے پاکستانیوں، مجھے یہاں UK تک تھریٹ مل رہی ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اس معاملے سے ورنہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلے میں آصف قریشی صاحب کو بتا دوں کہ کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. میرے پیارے بھائی، آپ اپنے برے کام چھوڑ دو، ایک اچھے انسان بن جاؤ، لوگوں کے دوست بن جاؤ. آپ کو شاید طریقے انصاف بھی دوبارہ قبول کر لے، دوبارہ آپ چیئرمین کا الیکشن لڑ لو. لیکن اگر آپ یہ سوچو کہ میں شاید ڈر جاؤں گا، میں کبھی بھی نہیں ڈروں گا. کسی شاعر نے ایک بہت پیارا شعر کہا ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں قبضہ مافیا کو یہ پیغام دے دوں، میں انشاءاللہ تعالی جنگ بھی لڑتا رہوں گا، میں پاکستان بھی چکر لگاؤں گا. مجھے کچھ ہوگا تو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آپ سب کو لٹکایا جائے گا. تحریک انصاف الحمدللہ لاکھوں لوگ ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور پھر بھی میں یہ بات کہوں گا کہ میں بالکل کسی سے خوفزدہ نہیں ہوں. حق کی جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. چلیے آئیں دیکھتے ہیں مین پیکیج کی طرف. تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے. یہ جب آیات مبارکہ آپ سنیں گے، ان کو آپ ذہن میں رکھنا، یہ آگے چل کے جو پیکیج ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں مین سٹوری آپ کو کیا بیان کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہے پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں. عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغابازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ویورز، یہ غور سے سننی ہے آپ نے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی. اور تم جو کچھ راہ اللہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا.
اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. ان کو دیکھ کر میرے پیارے پاکستانیوں، آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھوڑے تیار رکھو. اس سے مراد صرف گھوڑے نہیں ہے. بیسیکلی تفسیر اس کی سنیں تو ہر تفسیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ آپ جنگ کے لیے تیار رہو. آپ کے پاس طاقتور سے طاقتور، آج کے دور کی بات کریں تو طاقتور سے طاقتور میزائلوں، ٹینکوں، جہازوں، آپ کے پاس طاقتور فوج ہو. آپ ہر لمحہ دفاعی طور پہ تیار رہو، کسی پہ خود اٹیک نہ کرو. لیکن جب جو دغا باز دشمن آپ سے ہمیشہ دوستی کے روپ میں دھوکہ کرتا ہے، آپ ہوشیار رہو اور آپ کو ہر وقت مقابلے کے لیے تیار رہنا ہوگا. تبھی آپ اس دنیا میں کامیاب ہو سکو گے اور آخرت میں بھی تبھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے گا. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اصل میں ابھی جب ہم اس سٹوری کو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ 12 ارب ڈالر ان کو امداد ایک قسم کی دی گئی ہے، جس میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے، جس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی نقصان ہے کسی قسم کا، یا بیچ میں عمران خان صاحب نے نہ ہی کوئی کک بیکس لیے ہیں. لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب پوری دنیا کو چھوڑ کے اور سب سے پہلے وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے. بے شک ان کی بہت عزت کی گئی. میں چھوٹے کلپس پورے نہیں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو صرف سٹوری سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب گئے. اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان اپنے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کی سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ تصویر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو بتاتے ہیں اپنے دورے سعودی عربیہ میں عمرے کی سعادت بھی حاصل کی. ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھولا گیا اور آج یہ اہم ملاقات ہو رہی ہے جس میں اہم امور زیر بحث آئیں گے. جی ویورز، دیکھا آپ نے کہ وہ گئے، ان کی ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے عمرہ بھی کیا، خانہ کعبے کا دروازہ بھی ان کے لیے کھولا گیا، بڑی ان کی عزت کی گئی. دیکھیے جو ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان ہے وہ بھی ان سے ملے بڑے پیار سے، بہت اچھی گپ شپ ہوئی. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹلی سعودی عرب نے پاکستان کی کسی بھی قسم کی کوئی امداد کا اعلان نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کی. اور عمران خان صاحب بہت امید سے گئے تھے. استقبال تو واقعی عمران خان صاحب کے شایان شان کیا گیا، سارے جھنڈے لگائے گئے پورے سعودی عرب میں. اس کے پاس پاکستانی بڑے بڑے فلیگ کاغذ کیے گئے ہیں اور لوگ سب چاروں دیکھ رہے ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہے. جی بہت شکریہ آپ کا امیر محمد خان. تو میرے پیارے پاکستانیوں، سارا کچھ کیا گیا، لیکن پاکستان جس مقصد کے لیے عمران خان صاحب گئے تھے کہ پاکستان کو IMF کے چنگل سے چھڑایا جائے، کیونکہ ابھی تو پھر بھی مہنگائی کچھ اتنا گزارے لائق ہے اور اتنے شارٹ ٹائم کے لیے ہے کہ شاید پاکستانی قوم سروائیو کر جائے. لیکن اگر IMF سے قرضہ لینا پڑتا تو سب سے پہلے تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ چاہے $80 بلین لے لو لیکن آپ اپنی شرح ہمارے حوالے کر دو، یعنی اپنے سارے ایٹم بم جو ہیں وہ ہمیں دے دو. تو میرے پیارے پاکستانیوں، الحمدللہ عمران خان صاحب نے IMF کو تو چھوڑ دیا اور پھر وہ بھی چائنا کا ان کا دورے کا پروگرام تھا. بیسیکلی چائنا وہ جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک دنیا میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ آپ دیکھیے وہ تبدیلیاں کیا تھیں. وہ تبدیلیاں یہ تھیں کہ ایک سعودی ایک بندہ تھا، جمال خشوجی اس کا نام تھا، تو وہ ترکی میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، آپ نے یہ بہت بار سنا ہوگا لیکن میں تھوڑا سٹوری چونکہ جوڑنی ہے آپ کو بتانا ہے یہ پوری سٹوری ہے کیا. تو وہ بندہ اپنی گرل فرینڈ لے کے ترکی میں جو سعودیہ امبیسی تھی وہاں پہ وہ پچھلی شادی کا طلاق نامے کے ریکارڈ لینے کے لیے گیا. تو وہ جب اندر گیا تو اس نے ایک ایپل والوں کی واچ پہنی ہوئی تھی جو ویڈیو کلپس بھی بناتی ہے، جو ساؤنڈ بھی جدھر بھی آپ اس کو ڈائریکٹ کیا ادھر سینڈ کرتی ہے. تو باہر اس کی گرل فرینڈ ویٹ کر رہی تھی، تو اس کو نیکسٹ ڈے کا ٹائم دیا گیا. اگلے دن سعودی عرب سے مبینہ طور پہ، میں سعودی عرب میرا بہت پیارا ملک ہے، میں الزام نہیں لگاتا، مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے کوئی ہٹ سکواڈ آیا، کوئی 15-18 بندے آئے، انہوں نے آ کے ایمبیسی میں اس پہ ظلم و تشدد کیا. اس کے بعد اس کے اعضاء کاٹے اور جو ہے نا اعضاء کاٹنے کے بعد ابھی آپ دیکھیے کہ وہی امریکہ جس کو 450، یہ قرآن پاک کی آیات آپ ذہن میں رکھیں گے تو بھی آپ کو بات سمجھ آئے گی.
وہ امریکہ جس کو سعودی عرب $450 ارب صرف اپنی شاپنگ کے لیے ان کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی پاکستان کا ٹوٹل قرضہ $95 بلین ہے اور $450 ارب تو صرف شاپنگ، مختلف تعیشات جو ہیں، گاڑیاں، جیولری، یہ چیزیں امریکہ سے خریدتا ہے سعودی عرب، نمبر 1۔ نمبر 2، $150 سے $160 بلین کا سالانہ اسلحہ خریدتا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جو امریکن میڈیا ہے اس نے کیسے زبردست قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ میں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہوا، ٹھیک ہے وہ ڈیتھ کا کہہ رہے ہیں، ترکی کہہ رہے ہیں انہوں نے مارا ہے، سعودی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح آپس میں لڑائی ہوئی، ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جتنی دیر تک تمام ایویڈنس سامنے نہ آئے کون مجرم ہے، تو آپ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے وہی لوگ جو سعودی عرب سے about $600 بلین سالانہ کما رہے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے افواہیں اڑانی شروع کی۔ یہ ذرا دیکھیے، ایک انگلش میں چونکہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی پلانڈ اٹیک تھا، یہ پلان کر کے سعودی عرب نے اس بندے کو مارا، اور ایک بندہ جو اندر گیا ہوا تھا اس کو جمال خشوگی کے اس طرح کے کپڑے پہنا کے اس کو ایمبیسی سے باہر بھی بھیجا تاکہ کیمروں میں آئے اور یہ کہا جا سکے کہ یہ جمال خشوگی زندہ واپس چلا گیا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ بھونک رہے ہیں، وہ بکواس کر رہے ہیں سعودی عرب کے خلاف جنہیں $600 بلین سعودی عرب فیڈ کرتا رہا، اور عمران خان بیچارہ ہمارا پیارا بھائی جو اتنی بڑی ایٹمی طاقت کا حکمران ہے، وہ گیا اور اس کو کوئی $1 یا $2 بلین بھی نہیں آفر کیا گیا، ہیلپ نہیں کی گئی۔ یہ دیکھیے ذرا امریکیوں کا پروپیگنڈا سعودیوں کے بارے میں۔ To fool the world, John. Saudi Arabia for 3 This really is an extraordinary story that we just heard yesterday in an interview with Fox News, the Saudi foreign minister saying this was all a terrible mistake. But let me tell you, Turkish officials here are convinced that the killing of Jamal Khashoggi was a premeditated murder. And they're now telling CNN that they even believe the Saudis went to the extent of sending a body double here to pose as Khashoggi, leaving the consulate in an attempt to cover up the killing. CNN has obtained exclusive surveillance footage. It is part of the government investigation, and it appears to show, Allison, just that. Take a look. At first glance, this man could almost pass for Jamal Khashoggi, and that's the idea. These are the last known images of Khashoggi alive, moments before he entered the Saudi consulate. Take a look. Same clothes, same glasses and beard, similar age and physique, everything except the shoes. But a senior Turkish official tells CNN that the man on the left is a body double, one of 15 Saudi operatives sent to kill Khashoggi and then cover it up. His name is Mustafa al-Madani. Surveillance cameras capture him arriving at the consulate in a plaid shirt and jeans at 11:03. With an accomplice. 2 hours later, Khashoggi arrives. He was killed inside shortly afterwards. While Khashoggi's fiancée waited in front of the consulate, we're told al-Madani came out through this back exit. Disturbingly, he appears to have been wearing the actual clothing of the murdered journalist. The intent, Turkish investigators say, was to perpetuate the lie that Jamal Khashoggi left the consulate unharmed. The apparent double and his companion take a taxi to Sultan Ahmet Mosque. It's one of Istanbul's main tourist attractions and an easy place to get lost in a crowd. The men head to the bathroom. The accomplice carries a plastic bag. When they emerge, al-Madani is wearing his own clothes again. And just like that, Jamal Khashoggi has disappeared forever. Or so the Saudis would have had the world believe. Little did they know, Turkish authorities would quickly uncover the cover-up. From their next stop at a nearby restaurant, where al-Madani appears to have ditched his fake beard, to a dumpster, where the men finally dump the plastic bag. to fool جی ویورز، ابھی یہ آپ نے دیکھا، ابھی ایک اور پراپوگنڈا ویڈیو جو سعودی عرب کے بارے میں میڈیا میں چل رہی ہے، ابھی میں وہ دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو $600 ارب سالانہ کھا رہے ہیں، جن کا پورا ملک صرف سعودیوں کے پیسے پہ چل رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے
भोंकने में सारे आगे हैं। और आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका का मीडिया उनके कंट्रोल में नहीं है। पूरे की पूरे मीडिया को एजेंसियां कंट्रोल करती हैं, अमेरिकन कंट्रोल करते हैं। ये जरा सुनिए। It's ridiculous to believe that 18 people to be number one in, like robotics and block. President Trump reacting to Saudi Arabia's claim that missing columnist Jamal Khashoggi was killed in a fistfight, calling the story credible, but saying that he's not satisfied with the kingdom's response. The explanation being met with widespread skepticism on Capitol Hill, prompting a heated debate on how the U.S. should respond, especially since Saudi Arabia's status as a crucial Middle East ally still remains, a counterbalance to Iran as well. Senator Lindsey Graham, Republican of South Carolina, who sits on the Armed Services and Judiciary Committee, joins me right now in an exclusive interview. Senator, good to see you. Thanks very much for joining us. Thank you. Your reaction to the Saudis' explanation? I don't think it's credible at all. It's ridiculous to believe that 18 people would go to Turkey to kill Mr. Khashoggi and nobody in the government know about it. That would be brazen abuse of authority. He was clearly murdered in a consulate. Things like that don't happen in Saudi Arabia without people at the top knowing. We'll find out more. I like the president's measured response. I like the idea he wants to consult with Congress about what to do. They are an ally, but they need us more than we need them. So what would you like to see done about it, Senator? Once we get all the facts in, I'd like to go after the people who put us in this box. This is the most in-your-face move by a Mideast ally I've seen, maybe ever, to kill a man in a consulate in a foreign country. Extrajudicial killing shows contempt for the relationship. I'd like to punish those involved. The Global Magnitsky Act would put punishment sanctions on the individuals that had a hand in this. And I find it impossible to believe that the Crown Prince was not involved. So go after him and his inner circle. It's ridiculous. आपने ये सुना कि वो लोग जो सऊदी अरब के पैसे पे पल रहे हैं, जो सारे की सारी सऊदिया की दौलत के मालिक बने बैठे हुए हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब कह रहा है वो बिल्कुल गलत है। अभी आप मुझे ये बात बताएं कि इनको किसने जज बनाया, किसने इनको ये इजाज़त दी कि आप एक मुल्क को जितनी देर तक तमाम इन्वेस्टिगेशन, मैं अभी दोबारा कहूँगा तुर्की भी हमारा दोस्त मुल्क है और सऊदी अरब भी, दोनों हमारे लिए भाइयों जैसे हैं। और ये बीच में वो लोग हैं जिनके बारे में आपने शुरू में कुरान पाक की आयत मुबारक सुनी है, आपने सुना है कि वो क्या अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। अभी ये देखते हैं कि जिसके बारे में ये सारा प्लान चल रहा है वो बंदा है कौन। वो बंदा ये है मोहम्मद बिन सुलेमान। ये इससे पहले जो राइट हैंड साइड पे पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं, पहले वो वलियत थे, उन्होंने किंग बनना था लेकिन उनको तब्दील करके तो मोहम्मद बिन सुलेमान, यानी मोहम्मद बिन सुलेमान, ये जो यंगस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल से इस ओहदे तक पहुंचे हैं। इनसे पहले एक दूसरा बंदा था, वो अभी स्टोरी को बढ़ाते हुए आपको दिखाता हूं मैं ये जी। And this one, the one doing all the hand kissing, is his younger cousin. Listen to what the older cousin is saying. He's being forced to give up his power and to pass the crown prince title to his younger cousin, a guy who's almost half his age. This is Mohammed bin Salman. In the West, we just call him MBS. And since this moment in June, he's consolidated power so swiftly and so thoroughly that in Saudi Arabia, they just know him as Mr. Everything. As Crown Prince, MBS will become king. And with all of this new power, MBS is seeking to assert his dominance throughout the Middle East. One of his big policies has been a vehement opposition to Saudi Arabia's neighbor, Iran. And on that note, he has found an ally in the White House.
Inside the kingdom, MBS is also seeking to cement his authority and dominance over the royal family. Saudi Arabia's young crown prince arresting hundreds of his own cousins and Crackdown on corruption. 11 princes and nearly 40 current or former officials detained, reportedly being held at the lavish Ritz-Carlton. Yes, if you're a Saudi prince, jail is the Ritz-Carlton. MBS called this a corruption crackdown, and he branded himself as the financially responsible anti-corruption leader. But we're talking about a guy who recently purchased one of the most expensive homes in the world, and who last year spent $500 million on a painting. He clearly had other motives for this crackdown beyond fiscal responsibility. One thing to realize is that the Saudi royal family is made up of thousands of members who use public money generated from oil revenues to fund their unthinkably excessive lifestyles. So it wouldn't be hard for MBS to crack down on anyone he wants to. Coming into power, MBS's second big move was to loosen the strict moral and social rules of the kingdom. He stripped the religious police of their right to make rules. He expanded women's rights in society, including giving them the right to drive. On the surface, these are progressive social reforms meant to modernize Saudi society. But like the anti-corruption crackdowns, the move is another effort to seize power. Saudi society is built on a sort of pact between the royal family, which is called the House of Saud, and the vast religious establishment run by conservative Islamic clerics. The clerics give the Saud family legitimacy by giving them their blessing as rulers of the kingdom. In exchange, the family allows the clerics to strictly enforce their uncompromising, puritanical version of Islam within the kingdom. This Faustian bargain means that Saudi princes like MBS and others can live these indulgent lifestyles and make deals with the West, but still retain religious legitimacy in the eyes of the public. It's a balance that has kept the kingdom stable in this very volatile region. But now MBS has violated... जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी देखना तो ये हमें चाहिए कि अचानक वही सऊदी प्रिंस जो इन्हें मॉडर्न नज़र आ रहा था, जिसने जो है ना अपने मुल्क को चेंज करके रख दिया, उसको मॉडर्नाइज किया, लेकिन यहाँ पे आके अचानक इनको याद आ गया कि ये बहुत अय्याश हैं, ये सारा तेल का पैसा शहजादे यूज़ करते हैं। लेकिन किसी भी जगह पे आपने ये नहीं देखा कि इन्होंने ये भी कहा कि इसमें से 600 बिलियन US डॉलर हम भी लूट के ले जाते हैं। वो तईशात के नाम पे जो परफ्यूम, गाड़ियाँ, बंगले, मतलब इस तरह की चीज़ें, और अमेरिका में जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, और उस सूरत में अगर 600 बिलियन से भी ऊपर बात की जाए तो ये झूठ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी जब हमारे प्यारे जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, उनको ये एहसास हुआ कि देखो एक इतना प्यारा भाई इमरान खान मेरे पास आया, मैंने उसकी कदर नहीं की, किस तरीके से सारी दुनिया को छोड़ के वो मेरे पास आया, किस तरीके से वो हमसे मिला, कितना उसने खलूस किया, और हमने उसकी कोई मदद नहीं की, हमने उसे वापस भेज दिया। शायद मेरा ख्याल है कि ये बात जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सच हो। हामिद मीर साहब भी ज़िंदगी में कभी कभी सच बोल लेते हैं कि उन्होंने जो बात की कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक ऐसे मुल्क को जो बेचारा खुद अपने कर्ज़ों के लिए भीख मांगने आया था, उसको उस कॉन्फ्रेंस में खुद फ़ोन करके बुलाया, जिस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के तमाम वो लोग जो इनको लूट लूट के इनकी बोटियां नोच खसोट रहे थे सऊदियों की, वो इनकार करके आने से। लेकिन सलाम हो इमरान खान पे कि उसको जब सऊदी क्राउन प्रिंस ने बुलाया तो वो उस कॉन्फ्रेंस में चला गया जो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से थी कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत वो चाहता है कि हमारे मुल्क में सारी दुनिया आके इन्वेस्टमेंट करे। अभी आप एक बात बताओ, जो बेचारा इमरान खान अपने मुल्क के लिए मांगने गया हुआ था, वो दोबारा कौन सी इन्वेस्टमेंट करने गया होगा? ये बात नहीं है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। बात यह है कि हमारे प्यारे सऊदी भाइयों को पॉसिबली ये समझ आ गई कि जो कुरान पाक की आयत मुबारक मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा है जो सऊदी अरब के ऊपर और इस शहजादे के ऊपर, जिसने बड़ी मुश्किल से वलीयत बना, इसको हटा के ये बने और इन्होंने बड़ा मॉडर्नाइज किया मुल्क को। तो इनको ये पता चला कि वो वाकई मेरे दोस्त नहीं हैं, उनको हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन के दुश्मन हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, फिर इन्होंने फ़ोन करके इमरान खान साहब को बुलाया और उनको $3 बिलियन ये कहा कि आपके बैंक में रखेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा।
ऐसा कई बार पहले हो चुका है कि सऊदी अरब ने इस तरह पाकिस्तान को इमदाद दी लेकिन उन्होंने कभी वापस नहीं ली। 3 साल तक लगातार वो पेट्रोल भी देंगे पाकिस्तान को हर साल, जिसका सारा पैसा पाकिस्तानियों को मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी हम ये देखते हैं कि अचानक इमरान खान साहब सऊदियों के इतने लाडले कैसे हो गए, अचानक इमरान खान साहब पे सऊदियों को इतना प्यार क्यों आ गया। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो मेरी वीडियो का एक अनदर बिग टॉपिक है। वो ये है कि जो कुरान पाक की जो जब आयत मुबारक मैं आपको सुना रहा था, लास्ट आयत मुबारक मैंने आपको कहा इसे गौर से सुनना, उसका रीज़न ये है ना तो इमरान खान साहब इतने हसीनो जमील हैं कि उनको दोबारा बुला के तो उनको कॉन्फ्रेंस में बिठाया गया, ना उनके पास इतना पैसा है कि वो सऊदी अरब में कुछ इन्वेस्ट करने लगे हैं, ना उनकी इतनी बेचारे वो मांगते फिर रहे थे अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कि जो हमने गलत हुक्मरानों को सिलेक्ट करके अपने मुल्क का सत्यानाश करा दिया था, तो वो चाह रहे थे कि IMF के पास ना जाना पड़े, एटम बम ना बांटने पड़े दुनिया में। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इसके पीछे क्या है? क्यों इमरान खान साहब को इतनी इज्जत मिली? इसलिए मिली कि हमारी पाक आर्मी ने कुर्बानियाँ दी, हमारी पाक आर्मी ने मेहनत की, करप्शन से पाक रहे, और उन्होंने वो घोड़े तैयार किए जिनको कुरान पाक में घोड़े कहा गया, यानी मिसाइल, एटम बम और ये सारा कुछ। ये मैं आपको साबित करूंगा मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, लेकिन मैं आपको साबित पाकिस्तानियों के मुंह से नहीं करूंगा, मैं ये साबित आपको दुश्मनों के मुंह से करूंगा कि इतनी इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कैसे दे दी कि सऊदियों को अचानक ख्याल आ गया कि जहाँ पे पूरी दुनिया भी दुश्मन हो तो अल्लाह के फजलो करम से अगर पाकिस्तान हमारा दोस्त है तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले मैं जिनके साथ सऊदिया की डायरेक्ट टक्कर हो रही है, जो उनका हुक्मरान तो मक्खन लगाता जा रहा है, ट्रंप, जिसकी कोई इंतजामिया में वैल्यू नहीं है, लेकिन पूरा मीडिया, पूरी आर्मी, सारे जबरदस्त तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान सऊदी अरब को तो पिछले दिन आपने सुना होगा कि ट्रंप ने क्या कहा कि अगर आज हम सपोर्ट छोड़ दें सऊदी अरब की तो वो 1 वीक भी जिंदा नहीं रह सकते, दूसरे उन्हें खा जाएंगे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं इमरान खान साहब को, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले अमरीकियों के मुंह से बताता हूं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। जब अभी इमरान खान साहब के आने के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिनका गुरूर आसमान से बातें करता था, जब उसको एंकर ने ये कहा कि जो अमरीकी इंतज़ामिया है वो तो अभी पाकिस्तान, जैसे IMF को मना किया कर्जा पाकिस्तान को नहीं देना, वो तो पाकिस्तान का गला दबाने लगी है, वो तो बाजू मरोड़ने लगी है, तो उसने कहा कि ट्राई मार के देख लो, वो अभी जो बंदा है वो किसी से डरने वाला नहीं है, वो बिकने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आप बेशक इस इंग्लिश का तर्जमा करा लेना, जो मैंने ट्रांसलेशन की है इससे ज़्यादा मजबूत उसने लफ्ज़ किए हैं, लेकिन चलिए सुनते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब के और पाकिस्तान को जलील समझने वाले सबसे बड़े दुश्मन के अपने मुंह से उसके मुंह पे जूता कैसे पड़ा, ये देखिए। Jack, I'd like to bring you in here on the intelligence community side of Pakistan. I mean, like, you were just talking about it a minute ago before we went to the president's soundbite. It sounds like perhaps that the president is going to push Pakistan and twist their arm. Yeah, best of luck with that. It's मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जब उसने नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर को कहा कि पाकिस्तान का वो बाजू मरोड़ने लगा है, तो कहता है एक किस्म का इंग्लिश में, जैसे हम पंजाबी या उर्दू में कहते हैं कि जाए जन्नम में, या तंजिया कहते हैं जाओ जो उखाड़ने उखाड़ लो, तो उसने कहा बेस्ट ऑफ लक विद दैट, कि जाओ अगर हिम्मत है ट्रंप इंतजामिया तो कुछ करके बताओ मर्द के बच्चों। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों ये सुनना जरा, न्यू लीडरशिप सुना आपने। That the power in Pakistan is always the army. It's always the military. And you have the intelligence community on the other side of this, and they are frequently in conflict. And at the same time, they have more terrorist events inside their own country than anything we have ever seen. And if you think about the northwestern provinces and how they're trying to deal with those issues, plus what's going on right now in Kashmir between the Pakistanis and the Indians, who are now going to be apparently our best friends, the idea that we're going to go in with the leverage to do what? Are we going to simply pull all of our support, destabilize the region completely? Because
let's be very clear about this. The Pakistanis have a nuclear capability, and it is a very, very real one. And if they start to destabilize, there is a ripple effect across the entire region that can end elsewhere. If you're talking about trying to create something... जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने सुना वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में जो न्यू लीडरशिप है, एक वो सही ज़बरदस्त है और दूसरा पाकिस्तान कोई सड़क पे बैठा हुआ नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है और अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज किसी को करना चाहे तो बहुत आसानी से कर सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आप ये देखना चाहते हैं अमेरिका के मुंह से तो आपने सुन लिया, लेकिन अभी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो पूरी दुनिया में अपने आप को समझता है कि मेरे से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, उसका नाम है इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बिन्यामीन नेतन्याहू। लेकिन आप देखिए कि इंडियन एंकर, मैंने आपको कहा ना हर चीज़ में आपको उनके मुंह से सुनाऊंगा। इंडियन एंकर जो है वो पूरे सर धड़ की बाजी लगाता है कि किसी तरीके से इसराइल से कहलवा ले कि हमारा और आपका यानी इंडिया वालों की जो दोस्ती है, बेसिकली हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, हम उसको नीचे लगाना चाहते हैं। लेकिन उसकी बात सुनिएगा, वो क्या कहता है कि हम पाकिस्तान से कभी नहीं लड़ सकते, पाकिस्तान से हम दुश्मनी नहीं ले सकते, हम जो हमारी दोस्ती है उसका मकसद किसी भी सूरत पाकिस्तान से दुश्मनी लेना नहीं है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जो पूरी अरब वर्ल्ड मिल के जिनका आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सकी, अल्लाह के फजलो करम से उनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान के बारे में इतना कह सकें कि हाँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हम दोनों मिलके वाकई। लेकिन आपको ये उनके मुंह से सुनना होगा ताकि आपको यकीन आ जाए कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं दुश्मन के मुंह से साबित कर रहा हूँ। आइए सुनते हैं प्यारे पाकिस्तानियों। साहब जो है, जिनको यकीनन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फुल ब्रीफिंग के साथ भेजा गया होगा कि ये सवाल जरूर निकलवाना है इनसे स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जो करता है उस पर आप हमें सपोर्ट करते हैं, और अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करे तो क्या इसराइल इंडिया के साथ खड़ा होगा? तो ये मजेदार क्लिप है, तारीखी क्लिप है। देख, हमारे मीडिया को ये उछालना चाहिए था क्योंकि इसमें इंडिया की बेइज्जती हुई है, इंडिया की एम्बैरेसमेंट। मीडिया कभी नहीं उछालेगा, मीडिया बिकाऊ है सारा। And carry out another surgical strike to eliminate them. Would Israel stand and understand where India is going with this? Would it endorse it? That our partnership is first of all directed at four things. It's not directed against specific countries. It's directed to achieve greater prosperity and greater security for our people. Better health. क्या खूबसूरती से वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने शंकर साहब को ये कह दिया कि हमारा जो ताउन है यानी इसराइल और इंडिया का, वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपनी हम प्रॉस्पेरिटी, अपनी खुशहाली के लिए हम ताउन कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं कर रहे। शंकर साहब पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो ये जुमला निकालें कि आप पाकिस्तान का नाम लें कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। तो अब मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पे शंकर साहब को अब सदमा हो गया कि नेतन्याहू साहब तो नाम नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमारा जो ताउन है इंडिया और इसराइल का वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। तो अब शंकर साहब, अब इस क्लिप में आप गौर करिएगा, शंकर साहब शुरू करते हैं, अच्छा आपने तो कह दिया कि ये तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ बात हो रही है आपके इस विजिट के, तो पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? देखिए उन्हें कैसे जवाब। It's very important that you should say that it's not directed against any country. Last question, against any country, because Pakistan over the last few weeks has been making some very bellicose statements saying that this relationship poses a threat to the region, this, that, the other. How do you address people in Pakistan who think like that? We're not enemies of Pakistan, and Pakistan should not be our enemy either. ये मेरे नजदीक तारीखी क्लिप है, यानी इसमें आपको पता चलता है कि शंकर साहब जो इतने बड़े सहाफी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, चीफ एडिटर हैं एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के इंडिया में, पता चलता है कि उनको बाकायदा कान पकड़ के उनसे कहा गया था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिठाया गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हम तो नहीं निकाल सके, मोदी साहब नहीं निकाल सके, लेकिन आपने शंकर साहब पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट निकालनी है। तो शंकर साहब ने पूरी कोशिश की, लेकिन मानना पड़ेगा नेतन्याहू बहुत बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने किस प्यारे खूबसूरत तरीके से जो है इंडियन से जमीन पे बैठे हुए पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और ये भी कह दिया कि इंडिया के साथ जो हमारा ताउन है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है।
ایک دفعہ یہ تاریخی کلپ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امبیرسمنٹ اس وقت ہوئی ہے انڈیا کی وہ اس طرح پہلے نہیں ہوئی. جی میرے پیارے پاکستانیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تاریخی کلپ اور تو پوری دنیا نے دیکھا ہوگا، لیکن میرے پیارے پاکستانیوں یہ آپ نے نہیں دیکھا. یہ اس لیے نہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارا میڈیا بکا ہوا ہے. میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارا میڈیا صرف ان نوٹوں کی تلاش میں ہے جو پچھلی گورنمنٹیں ہماری خون چوس چوس کے، ہمارے گلے کاٹ کاٹ کے ان کو اشتہاروں کے نام پہ دیتے تھے، اور یہ پوری دنیا میں عیاشیوں کے اڈوں پہ عیاشیاں کرتے تھے، پراپرٹیاں خریدتے تھے اور پاکستان کو گمراہ کرتے تھے، پاکستانیوں کو گمراہ کرتے تھے. میرے پیارے پاکستانیوں، ابھی میں آپ کو آگے چلوں گا. ابھی چونکہ اس کلپ میں سرجیکل سٹرائیک کا بھی نام لیا گیا ہے. انڈیا والے بڑا بکواس کرتے ہیں کہ ہم یہ سرجیکل سٹرائیک کر دی، وہ سرجیکل سٹرائیک کر دی. کیا آپ نے آج تک کبھی سنا، کیا آج تک آپ نے کبھی دیکھا کہ انڈین خود مانتے ہیں کہ ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں سرجیکل سٹرائیک کر سکیں؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو وہ کلپ نکال کے دکھایا؟ کیا کسی نے آپ کو انڈیا کی اصل شکل دکھائی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا میڈیا کرپٹ ہے، اور جو اربوں ڈالر پاکستانی میڈیا خرچ کر کے آپ کو گمراہ کرتا ہے، الحمدللہ میں اپنے ان پروگراموں سے آپ کو وہ سارا کچھ اس کا سچ دکھا دیتا ہوں. پلیز اس کو شیئر لازمی کیجئے گا. میرے پیارے پاکستانیوں، آپ نے دو بڑے دشمنوں کے منہ سے تو پاکستان کے بارے میں سن لیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی کیوں اتنی عزت ہے. دیکھا آپ نے کیوں عمران خان صاحب کو واپس بلایا گیا، کیوں ان کو اتنا ٹریٹ کیا گیا بغیر انٹرسٹ کے. کہاں پہ وہ سب کچھ کرنے پہ تیار تھے لیکن آگے سے لفٹ نہیں ملی، اور کہاں پہ جب خطرہ سر پہ منڈلایا تو عمران خان صاحب کو خود بلایا گیا. الحمدللہ میں سٹیل سعودی حکمرانوں کو بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے پیارے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، میں دوبارہ کہوں گا کہ اگر جتنی دیر تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، اگر ان کی ایجنسی انوالو ہے تو ایجنسی مجرم ہوگی، یا جس نے اس بے گناہ صحافی کو مارا ہے. میں بالکل وکالت نہیں کر رہا ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن بغیر کسی پروف کے، بغیر ثابت کیے ہوئے آپ محمد بن سلیمان صاحب پہ جن سے آپ 600 بلین سالانہ لوٹتے ہو، آپ اس کے اوپر بھونک رہے ہو کتے کی طرح. آپ یہ چاہتے ہو کہ ان کو اتار دیا جائے، اور ان لوگوں کو جن کو انہوں نے لٹکا کے رکھا تھا کرپشن میں، ان میں سے ایک بندے کو لا کے سعودی عرب کا حکمران بنا دیا جائے. میرے پیارے پاکستانیوں، وہ امریکن ایجنٹ وہ بننا چاہتا ہے سعودی عرب کا حکمران، جو آ کے سارے کی ساری سعودیہ کی دولت امریکہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے. یہ اس پہ بھی میں ایک پروگرام کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ دو بڑے دشمنوں کا تو میں نے بتا دیا ہے. ابھی میں آپ کو تیسرے بڑے دشمن کا بتاتا ہوں کہ جو منہ سے مانتا ہے کہ پاکستان جیسا طاقتور ملک. پہلے میں آپ کو دکھاؤں الحمدللہ کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی اتنی عزت کیوں کی گئی، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی پاکستان کے پاس دنیا کے طاقتور ترین، تیز ترین اور ایسے میزائل ہیں جو ایٹم بم کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں، سب میرین کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں. اگر لینڈ سے فائر کیے جائیں تو 9000 مائل یعنی پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے ہٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے ریزن میرے پیارے پاکستانیوں کہ پاکستان کی اتنی عزت کی گئی. اچانک جو عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ جو جمال خشوگی والا حادثہ ہوا، اس نے سعودیوں کو یہ احساس دلایا کہ واقعی جو قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیار رہو، جنگ کے لیے تیار رہو، اپنے گھوڑے تیار رکھو، تو انہوں نے تو نہیں تیار کیے ہوئے تھے، تو ہم نے تیار کیے ہوئے تھے. لیکن خانہ کعبے کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اور سعودی بھائیوں کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی کن چیزوں نے پوری دنیا کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے آگے لیٹ رہے ہیں. تو آرمی کو گالیاں دینے والے جو کتے بھونکتے ہیں، یہ اسپیشل ان کے لیے یہ خاص ہے سارا کچھ. تو پلیز آپ اس کو شیئر لازمی کیجئے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلے.
A new report says Pakistan is on track to have 350 nuclear warheads in the next decade or possibly sooner. The report, written by the Carnegie Endowment for International Peace and the Stimson Center, stated that in the next 5 to 10 years, Pakistan could have a nuclear arsenal twice the size of India's and also larger than those of the United Kingdom, China, and France, making it the third largest behind the US and Russia. The report, which was released on August 27th, said that Pakistan currently has... जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो ये कह रही है कि पाकिस्तान 1 साल के अंदर अंदर दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा एटम बम रखने वाला मुल्क बन रहा है. इवन बरतानिया से ज़्यादा, इवन के चाइना से ज़्यादा इसके पास एटम बम होंगे, शुमाली कोरिया से ज़्यादा होंगे. यानी रशिया, अमेरिका और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क हैं जो दुनिया में पहले 3 नंबर पे हैं, जिनके पास दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइल और ताकतवर तरीन एटम बम हैं. तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी मेरा ख्याल है कि आपको भी ये पता चल गया होगा कि हमारी पाक आर्मी की कुर्बानियों ने आज कैसे हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदियों ने खुद पाकिस्तान को इतना खुद इनवाइट करके, और उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि वाकई एक ही मुल्क है जो हमारे ऊपर जब बुरा टाइम आएगा तो ये हमारी मदद करेगा. तो ये अभी मैं इंग्लिश जो भी क्लिप होगा तो मैं उसको स्टॉप करके साथ साथ आपको लाजमी बताऊंगा कि वो क्या कह रही है. तो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि तमाम मैं दुश्मनों के मुंह से आपको दिखाऊं. जो दुश्मन आपको बताएगा वो तो कोई भी नहीं कह सकेगा कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं. तो चले आए सुनते हैं. An estimated 120 warheads compared to India's 100. In the coming years, Pakistan's advantage could grow dramatically because of its large stockpile of highly enriched uranium that could be used to quickly produce low-yield nuclear devices. However, several Pakistani analysts said the report is based on a faulty assumption that all stockpiles of fissile material will be used to make nuclear weapons. However, several Pakistani analysts said the report is based on a faulty assumption that all stockpiles of fissile material will be used to make nuclear weapons. For Newsbeat Social, I'm Cambry Caldwell. मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी ये देखें, ये पाकिस्तान का इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह मार कर सकता है. जरा देखिएगा. प्यारे पाकिस्तानियों, अभी मैं आपको वो मिसाइल दिखा सकता हूँ, दिखाने लगा हूँ कि जो पाकिस्तान के पास जो एटमी अफदोज़ें चाइना के ज़रिए बनाई हैं पाकिस्तान ने, जो पूरी दुनिया के कोने कोने में फैली हुई हैं. किसी को ये पता नहीं है कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इस टाइम पे वो किस जगह पे हैं, और वो उनमें ये मिसाइल हैं जिनके ऊपर एटमी वार हेड लगे हुए हैं. और अल्लाह ना करे कि कभी कोई सऊदी अरब को या पाकिस्तान को मैली नज़र से देखे तो पूरी दुनिया में फैली हुई जो पाकिस्तान की एटमी अफदोज़ें हैं, अल्लाह ना करे एक दुश्मन के मुंह में खाक कि अगर पाकिस्तान को वो कोई सोचे कि हम तबाह भी कर देंगे, तो वो अफदोज़ें इंडिपेंडेंट काम करती हैं. उन अफदोज़ों के जो इंचार्ज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और ये अमेरिका को भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान को ख़त्म भी कर दिया जाए तो वो जो 100-150 अफदोज़ें फिर रही हैं जिनमें एटमी वार हेड भरे हुए हैं, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनकी कोई लोकेशन नहीं पता. ये आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए. Pakistan has fired its first submarine-launched cruise missile. The country's military said the nuclear-capable Baba-3 rocket, which has a range of about 450 kilometers and can deliver various payloads, was fired from an undisclosed location in the Indian Ocean. Praising the launch, Pakistan's Prime Minister Nawaz Sharif said the test showed the nation's technological progress and self-reliance. The show of force by Islamabad comes amid heightened tension on the de facto border with neighbouring India. Hours before the test was announced, New Delhi said 3 civilians had been killed in an attack after militants crossed the line of control between the two. जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी एक और मैं आपको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दिखाता हूँ जिसको इंडिया वाले खुद मान रहे हैं. ये नहीं कि पाकिस्तान मियाँ मिट्ठू बन रहा है, बल्कि ये सुनिए.
Now, days after India successfully test-fired its nuclear-capable ballistic missile Agni 5, Pakistan has today test-fired a long-range Haathon ballistic missile in the Indian Ocean. India's indigenously built Agni 5 has a range of more than 5,000 kilometers and is capable of carrying a nuclear warhead, though Haathon 2 is said to be a nuclear missile. For more on that, we're joined on the phone line from Pakistan by Lieutenant General Talat Masood. Sir, if you could, thank you for joining us first, and if you could give us more about this missile. And of course, this comes just a week after India tested its Agni 5. Yeah, that's true. But as you know, Pakistan has been also has been developing intermediate range missiles for a long time. And this is a part of the series of tests that it has to do. जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इंडिया ने एक मिसाइल फायर किया और उसके एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल फायर कर दिया। वो एक हफ्ते में बना नहीं था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी वाले जाग रहे हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक के मुताबिक घोड़े तैयार रखे हुए हैं। सिर्फ हम दुश्मन का हमेशा वेट करते हैं। जैसे ही दुश्मन अपने पत्ते बाहर निकालता है, हम उनसे डबल तमाचा उनके मुंह पे मार देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी तुमसे ज़्यादा अच्छी है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बात वही है कि आज इमरान खान साहब को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, तो इसका क्रेडिट उन शहीदों को ज़रूर जाता है जो पाक आर्मी में हैं, जो पाक आर्मी की तरफ से शहीद हुए लड़ते हुए, चाहे वो कराची में शहीद हुए हों, चाहे वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हों। मैं इमरान खान साहब की इस कामयाबी को, जो उनको अल्लाह ताला ने और हमारी पूरी कौम को कामयाबी दी कि बग़ैर सूद के, बग़ैर हराम के अल्लाह ताला ने हमें वो पैसे दे दिए जो IMF के जूते चाट के मिलते और पूरा पाकिस्तान और उसके एटमी प्लांट बेच दिया जाता, तो इसका सारा क्रेडिट भी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों मैं पाक आर्मी को दूंगा। अगर अभी भी किसी के दिल में शक है पाक आर्मी के बारे में, तो मैं इस प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोकल जो हमारा मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो आपको सच नहीं बताएगा, लेकिन सच मैं आपको इन इंडियन कुत्तों के मुंह से बताऊंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं। ये देखिए कि वो मुंह से क्या क्या मानते हैं, लेकिन आज तक किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो ये बताता कि देखो पाकिस्तान कितना ताकतवर है। पाकिस्तान का जब दिल करता है इंडिया के अंदर घुस के जाके उन बदबख्त दुश्मनों को मार के भी आता है, उनके सर काट के भी आता है। और इंडियन मीडिया को अपनी गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है कि आप कब कुछ करोगे, आप क्यों नहीं हिम्मत करते, आप भी आगे बढ़ो। वो जब आते हैं अपनी चॉइस के टारगेट पे हमला करते हैं और अपनी मर्जी के सर काट के ले जाते हैं, लेकिन आप इतने बेगैरत क्यों हो? मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा आप सबको चैलेंज है, मुझे बता दो पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, किसी एक पे आज तक ये खबर चलाई गई हो पाकिस्तान में तो एक लफ्ज़ कोई पाकिस्तान के खिलाफ बोले, अचकजई हो, फजलू डीजल हो, नवाज शरीफ हो या ये गद्दार जरदारी हो, तो वो 1-2 मिनट का क्लिप भी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलें तो इंडिया में तहलका वो मचा देते हैं। हर चैनल पे 10-10 हज़ार बार उस पर तज्जिए किए जाते हैं कि असल में ये पाकिस्तान दुश्मनी की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को बुरा कह रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी खबरें इंडिया में चल गई, लेकिन किसी पाकिस्तानी को पता नहीं चला। आइए देखें, सुने और अपना सर फखर से बुलंद करें। ये देखिए जरा हैं कि पाकिस्तान के बैट तैयार कैसे किए जाते हैं, शबों से बर्बरता करने की ट्रेनिंग इन आतंकियों को कैसे दी जाती है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, प्लीज इसको शेयर लाजमी कीजिए। सबसे नीचे शेयर का बटन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें भी प्लीज शेयर कीजिए। ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए तैयार करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा दुनिया तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है जिसमें इन्हें क्रूरता की हदें पार करनी सिखाई जाती है। पाकिस्तान के बैट कमांडो नहीं, आतंकी ही हैं जो बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की आड़ में कुछ मीटर अंदर घुसकर भारतीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। जिंदा मुर्गा खाते हुए बैट का आतंकी, जिंदा सांप को चीरते हुए बैट का आतंकी, बैट्स यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम। बैट ऐसी टीम है जो क्रूरता की सभी सीमाओं को लांघ जाती है।
बैट टीम के आतंकी खास तरह के चाकू को अपने पास इसीलिए रखते हैं जिससे वो भारतीय जवानों के शवों के साथ बर्बरता कर सके। पाकिस्तान के बैट अपने सिर पर एक खास किस्म का कैमरा भी बांध कर रखते हैं ताकि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते वक्त उसको रिकॉर्ड कर सके। पाकिस्तानी सेना के साथ बैट के आतंकियों को करीब 8 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान पाकिस्तानी वायुसेना भी इन्हें 4 हफ्ते की ट्रेनिंग देती है। इनके पास हथियारों में AK-47 होती है, साथ ही बर्फ में इस्तेमाल किए जाने वाला स्विस साजो सामान भी होता है। बैट के बारे में सबसे पहले अगस्त 2013 में पता लगा था। तब बैट ने LOC पर पेट्रोलिंग कर रही भारतीय सेना की टुकड़ी को निशाना बनाया था। बैट हकीकत में पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स से लिए गए सैनिकों का एक ग्रुप है। बैट में सैनिकों की तरह ट्रेनिंग हासिल करने वाले आतंकी भी शामिल होते हैं। ये LOC से 1 से 3 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमला करते हैं। कि पाकिस्तान जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप मुझे ये बताएं कि जब इंडिया वाले खुद मान रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो इंडिया के 1 से 3 किलोमीटर एरिया के अंदर घुस के हमला करते हैं, खुद वो मुंह से मान रहे हैं, तो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा ये दिखाता कि जो पाकिस्तान पे भूंक रहे हो ये खुद अपनी आंखों से देख लो कि कौन अंदर घुस के मार लगाता है, कौन अंदर घुस के और तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी मैं आपको ये एक लास्ट क्लिप दिखाऊंगा कि कैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक का तो खुद वो सरेआम खुद मानते हैं। वैसे तो कई क्लिप्स हैं सैकड़ों की तादाद में, लेकिन एक ऐसा क्लिप ये मैं पहले भी एक प्रोग्राम में दिखा चुका हूं, लेकिन देखिए कैसे पाक आर्मी वाले वो खुद फासला भी बता रहे हैं कितना वो अंदर घुसे और जाके वो सर काट के ले आए। ये देखिए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। जीत सिंह और BSF के 200 बटालियन के प्रेम सागर को। तो बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ गोलीबारी की है, हमारे जवानों की जान गई है, बल्कि बता दें आपको कि शव जो थे जवानों के उनके साथ भी बर्बरता की गई। इसी खबर पर ताजा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिसार शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिसार। अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि नायब सूबेदार परमजीत सिंह और BSF के 200 बटालियन के प्रेम सागर को भारतीय LOC भारतीय जमीन में 200 मीटर अंदर घुस के टारगेट किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ विजय मौजूद है। विजय विद्रोही, विजय बताएं किस तरह से इसे अंजाम दिया गया था, क्या जानकारी? देखिए, इसका ट्रिगर पॉइंट तो रहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कल हाजीपीर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आना और वहां एक भड़काऊ भाषण देना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सब झूठ उन्होंने ये कहा कि भारत अधिकृत कश्मीर से प्रोवोकेटिव फायरिंग होती है जिसके कारण पाकिस्तान के मासूम बच्चे और मासूम महिलाएं मारी जाती हैं और इसका हमें जवाब देना चाहिए। उसके बाद आज सुबह जब भारत की पेट्रोलिंग टीम पेट्रोलिंग कर रही थी और LOC के अंदर, तो वो बाढ़ को क्रॉस करके, जो फेंस को क्रॉस करके LOC की तरफ उड़ी, क्योंकि वहां पर बारूदी सुरंग बिछाए जाने की खबर मिली थी और वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग की गई। फिर बैट की टीम आई और बैट की टीम ने भारत के 2 सैनिकों को 200 मीटर क्रॉस करके लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 मीटर भारत की सीमा के अंदर आकर भारतीय के 2 सैनिकों को जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इसको कहते हैं घुस के मारना। कि आप देखें कि किस तरीके से वो खुद मान रहे हैं कि अंदर घुस के मारा पाकिस्तान ने, 200 मीटर अंदर घुस के। ये तो फासला 200 मीटर बता रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी इतनी ताकतवर है कि मीलों अंदर जाके भी कार्रवाइयां कर सकती है। इसलिए मैं इंडिया वालों को यही कहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना छोड़ दो, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा। हम अभी हैं, अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है तो हम बिके हुए नहीं हैं और इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान के महफूज हैं और पाकिस्तान की 5th जनरेशन वारफेयर की जंग लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कभी पाकिस्तान का, इमरान खान का, पाक आर्मी का और पाकिस्तानियों का सर कभी नहीं झुकने देंगे। आगे सुनिए कि हम साथ साथ कहेंगे हत्या की और साथ साथ उनके शव के साथ भी बर्बरता की है। बिल्कुल। तो 200 मीटर अंदर LOC को क्रॉस करके अखिलेश उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और ये बार बार दोहराई जा रही है। विजय जी हाँ, ये बार बार दोहराई जा रही है। हम सबसे पहले अगर याद करें 1999 को जब जी सुना आपने, बार बार दोहराई जा रही है, यानी पाकिस्तानी
सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं अपनी मर्जी से बार 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 बार। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। आप देखें किसी चैनल ने आपको बताया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान नहीं करता बल्कि इंडिया नहीं करता, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी में इतनी हिम्मत है, वो अपनी मर्जी का टारगेट रखते हैं, जब मर्जी जिधर मर्जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और इन कुत्तों का जो हमारे कश्मीरी माओ बहनों बेटियों के रेप कर रहे हैं, हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं, उनकी जाके ठुकाई करके आते हैं, उनके सर काट के लाते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये इंडिया वालों को बता देना कि, और ये हमारे चैनलों को भी खबर होनी चाहिए कि हम अभी जिंदा हैं अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला ये शाजी ऑफिशियल इसी तरीके से पाकिस्तान की खिदमत करता रहेगा, पाकिस्तानियों की खिदमत करता रहेगा, पाक आर्मी की खिदमत करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और इस 5th जनरेशन वारफेयर में कभी शिकस्त नहीं होने देगा। ये सुनिए। लड़ाई चल रही थी, कैप्टन सौरभ कालिया का शव शक विकसित हालत में भारत को मिला था। उसके बाद भी पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा था। उसके बाद फरवरी 2000 में नौशहरा सेक्टर में मराठा रेजिमेंट के इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक जवान थे 24 साल के, ये डिटेल सुनिए कितने अटैक पाकिस्तान कर चुके हैं। 20 सर काटकर पाकिस्तान के ये जो बैट की टीम वो ले गई थी। जनवरी 2008 में गोरखा राइफल्स का एक जवान भारत की सीमा से रास्ता भूलकर पाकिस्तान चला गया था, वहां बैट की टीम ने उसे पकड़ लिया था और उसके कुछ दिनों बाद सर कटी लाश मिली थी। उसका हेमराज का शव का 2003 का तो आप सबको पता ही है। और तब सुषमा स्वराज का बयान भी याद होगा, जो उन्होंने बढ़ चढ़ कर कहा था कि वो 1 सर काटेंगे तो हमें 10 सर काट कर लाने चाहिए। बिल्कुल, हम आपको बताया कि 2016 में भी 2 इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और अखिलेश, मैं आपको यह भी बता दूं कि आज की इस घटना को अंजाम देने के लिए एक जमीन तैयार की जा रही थी, जिसके अंतर्गत अप्रैल में लगातार नौशेरा पुंछ सेक्टर में सीज फायर वायलेशंस होते रहे। तो पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी इस तरह की घटना। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना, एक हफ्ते में दूसरा बड़ा पाकिस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन किधर है हमारा मीडिया, किधर है मुहिब्बे वतन एंकर, किधर है वो लोग जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, वो पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं अपने प्रोग्रामों के ज़रिए, अपने इश्तिहारों के ज़रिए और अपनी लूट मार के ज़रिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं खड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगा। मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो वो कर दूंगा, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो किसी शायर ने बहुत प्यारा शेर कहा है, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अभी आखिर पे मैं आपको वो दिखाता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान को ये पैकेज मिला, $3 अरब पाकिस्तानी बैंक्स में 1 साल तक रखे जाएंगे, जिस पर कोई सूद नहीं होगा। ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि पहले भी जब भी सऊदी अरब ने अगर दिल से पाकिस्तान की मदद की, इसी तरह पैसे रखवाए, लेकिन उन्होंने कभी वापस नहीं मांगे। इसी तरीके से $9 अरब का तेल 3 साल में उधार फराम किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि तेल वो देंगे, लेकिन पाकिस्तान उसको बेच के सारा पैसा अपने ख़जाने में डालेगा। यानी जो भी पेट्रोल पंपों पे लोग पैसे पे करेंगे वो पाकिस्तान के ख़जाने में जाएंगे। इसी तरह $12 अरब के ये माहदे मुकम्मल होंगे और इस पे कोई सूद भी नहीं होगा। और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये मेरे पास उसका एविडेंस मौजूद है। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आखिर पे इस वीडियो के आखिर पे एक तो मैं आपको कहूँगा कि इसको शेयर लाजमी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि आज पाकिस्तान की कामयाबियों में शहीदों का खून भी शामिल है। पाकिस्तान की कामयाबियों में वो मिसाइल सिस्टम, वो जो अबदोज़ों से फायर किए जाते हैं, वो जो साइंसदान लेबॉर्ट्रियों में काम कर रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अगर आज पाकिस्तानी कौम को और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है तो इसीलिए दी है कि वीडियो के शुरू में जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया
जिस का मफहूम है कि अपने घोड़े तैयार रखना, दुश्मन तुम पे फिर के आके वार करेगा, लेकिन तुमने तैयार रहना है, तुमने उसके चक्रों में नहीं आना, उसके फ्रॉडों में नहीं आना। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब को भी थोड़ी सी समझ आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान का दफा मजबूत है। अभी आपने इमरान खान साहब के हाथ मजबूत करने हैं, उन पे सारी दुनिया माशाल्लाह ट्रस्ट कर रही है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक बहुत अजीम कौम बनने जा रहा है, जहाँ पे 35 साल दुख तकलीफ़ें उठाई हैं, थोड़े से चंद दिन और दुख उठा लो, थोड़ी सी तकलीफ़ें उठा लो, लेकिन ये वही दुख हैं जब आप ये समझें कि आप कटे फटे 35 साल से जख्म लगे हुए हॉस्पिटल पहुँच गए हो और आपका सर्जन इमरान खान है, अभी वो आपके जिस्म पे अगर टांके लगाएगा तो आपको दर्द जरूर होगी, अगर वो आपकी टूटी हुई हड्डियां जोड़ेगा तो आपको दर्द जरूर होगी, अगर कहीं पे खून जमा हुआ है उसको टक लगा के उस खून को निकाल के उस स्किन को दोबारा सिएगा तो आपको दर्द जरूर होगी। लेकिन मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये वो दर्द है जो आगे चल के आपको इंशाल्लाह ताला अपने पाँव पे खड़ा करेगी। आपकी जिस्म पे ये जो निशान लग रहे हैं, इन निशानों को भूलना नहीं। अगर आप इन निशानों को भूल जाओगे, जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं उनका कभी मुस्तकबिल तबनाक नहीं होता। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मुझे अपनी दुआ में याद रखना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंशाल्लाह ताला मेरा कल भी एक बहुत प्यारा प्रोग्राम है, वो भी ज़रूर देखना, उस पर भी कमेंट करना और लाइक और शेयर करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।